नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस के फुल लेंथ टेस्ट का ये आप कह सकते हैं पहला मॉक टेस्ट है और यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं तो स्पीड भी मैं थोड़ी ज़्यादा ही रखूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हड़प्पन साइट आलमगीरपुर लोकेटेड? तो ये आपका है मेरठ में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरठ। और दूसरा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ध्यान रखिए यहाँ पर गुजरात होगा। इज द हड़प्पन साइट लोथल लोकेटेड? तो लोथल आपका गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद है, तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मेजर साइट्स हैड बीन एक्सकवेटेड बाय रंगनाथ राव? रंगनाथ राव के द्वारा निम्नलिखित में से किन 2 प्रमुख स्थलों का उत्खनन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, एक है आपका रंगपुर और एक है आपका लोथल। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, रंगनाथ राव के द्वारा इनका उत्खनन किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर जो कोट डीजी लिख रहा है ये आपका फजल अहमद के द्वारा किया गया था। कोट डीजी का जो उत्खनन था फजल अहमद। और यहाँ पर जो रोपड़ आपको दिख रहा है, रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। रोपड़ का जो उत्खनन था या एक्सकवेशन था ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रंगपुर और लुथल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है और यहां पर दिया हुआ है कि टर्म प्रिवलेंट ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली से संबंधित 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही का चयन करना है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। जो धन्व है वो मरुस्थल को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। बाकी यहां पर जो खिल्य लिखा हुआ है, खिल्य आपका ग्रासलैंड होता था। और जो तक्षण लिखा हुआ है, तक्षण आपका कारपेंटर को बोला जाता था, मतलब बढ़ई को। और जो आपका बेकनाट लिखा हुआ है ये आप कह सकते हैं कि सूदखोर या फिर असरसर को बोला जाता था। ठीक है, बेकनाथ। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को किसने बनाया था? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, तो 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया था। और फिर अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि व्हेन वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फॉर्म्ड? तो ये आपका बनाया गया था 1928 में भगत सिंह के द्वारा। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन सचिंद्र सन्याल 1928 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, When was the निरंकारी मूवमेंट स्टार्टेड? निरंकारी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1840 में स्टार्ट। और उसके बाद अगला पार्ट पूछ रहा है कि अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू निरंकारी मूवमेंट? निरंकारी आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, दयाल दास, रत्न सिंह और दरबारा सिंह। दयाल दास, रत्न सिंह और दरबारा सिंह, ये 3 लोग एसोसिएटेड थे। तो रत्न आप कह सकते हैं, दरबार सिंह और दयालदास ये एसोसिएटेड थे, लेकिन राम सिंह कहीं से भी एसोसिएटेड नहीं थे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड वेयर वाज द तत्वबोधिनी सभा फाउंडेड? तत्वबोधिनी सभा का जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1839 में कलकत्ता में। ठीक है, और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो 1839 कलकत्ता और देवेंद्रनाथ ठाकुर आप देखेंगे सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो छठे का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर मिस्टर एंड मिस कैनेडी वर किल्ड बाय इंडियन रिवोल्यूशनरी?
तो हम कह सकते हैं कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा इनको मारा गया था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इट हैज बीन ऑर्डर्ड दैट किंग एंड हाई ऑफिशियल शुड ऑलवेज थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट। किस शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि राजा और उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में ही सोचना चाहिए? तो आपका जो आप कह सकते हैं कि 10वां एडिक्ट था अशोका का, उसमें ये चीज मेंशन है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैड बीन कंप्लीटेड आफ्टर द ईयर 1580। और ये वर्क जो काम लिखे हुए हैं आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा काम 1580 के बाद हुआ था, और ये अकबर से रिलेटेड चीजों की बात कर रहा है। तो जो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था, ये किया गया था आपका 1563 में समाप्त। दीने इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में। मजहर का जो उद्घोषणा था या मजहर की जो घोषणा थी ये 1579 में की गई थी। और इबादत खाना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1575 में। तो हम देख सकते हैं कि जो दीने इलाही की स्थापना है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये 1580 के बाद हुआ है। ठीक है, अगला है करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट्स अंडर द मुगल एम्पायर। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि दीवाने वज़रात, और ये लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस, राजस्व और वित्त विभाग, जो कि बिल्कुल सही है। दीवाने वज़रात जो था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस था। उसके बाद दीवाने अर्ज जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट था। दीवाने रसालत मुहतासिब, ये आपका था फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, विदेशी मामलों का जो विभाग था। तो बी और सी अल्टरनेट लिखे हुए, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग मुगल एरा। मुगल काल के दौरान जो स्थापित विभाग थे उनसे संबंधित वाक्यों में आपको इनकरेक्ट का चयन करना है। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है दीवाने सामान, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था, ये था डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल हाउस होल्ड्स, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल हाउस होल्ड्स। तो दीवाने सामान, तो वही सामान हम कह सकते हैं कि जो सामान जिसको हिंदी में हम लोग सामान जानते हैं, तो वैसे भी इसको गेस किया जा सकता था कि डिपार्टमेंट्स ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। बाकी जो तीनों लिखे हैं बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं। जो दीवाने इंशा था सरकारी पत्रों का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट पेपर्स। दीवाने कजा ये आपका न्याय विभाग था। दीवाने बरीद ये आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था। लेकिन जो दीवाने सामान था इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल काल के जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनसे संबंधित में आपको करेक्ट का चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है सिप्पे सलार। तो सिप्पे सलार आपका हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता था। जो दीवान था आप कह सकते हैं इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। और जो यहां पर लिखा है बख्शी, जो बख्शी था वो इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट था ही था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो सदर था ये आपका इंचार्ज ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सिप्पे सलार हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, दीवान जो था ये आपका इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बख्शी बिल्कुल सही मैच है यहाँ पर, इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, और जो सदर था ये इंचार्ज ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ आपके केंद्रीय मुगल अधिकारी लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनका कार्य लिखा हुआ है। तो मुशर्रिफ ए मुमलिक जो था ये आप कह सकते हैं कि ऑडिटर जनरल था, ना कि हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। सॉरी, मुशर्रिफ ए मुमलिक जो था ये आपका अकाउंट जनरल ही था। पहला एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। जो यहां पर लिखा है मुस्तौफ ए मुमलिक आपका हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट ना होकर के ऑडिटर जनरल होता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। इनकरेक्ट का आपको चयन करना था, तो बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दीवाने रिसालत आपका डिपार्टमेंट ऑफ अपील ही होता था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी में देख लेते हैं गलत क्या है। दीवाने इश्तियाक जो था, ध्यान रखिएगा, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन था। उसके बाद दीवाने मुस्तखराज आपका आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स था, जो बकाया विभाग जिसको कहते हैं। और दीवाने जो कोही था ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। सबसे लास्ट में जो लिखा है वेताल भट्ट आपके मंत्र शास्त्र से रिलेटेड थे। मंत्र शास्त्र, तो शिल्प शास्त्र यहां पे लिखा हुआ है, जो कि गलत है। तो डी ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द 31st सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो 31वां सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो आपका 1915 में हुआ था, 1915 में बॉम्बे में हुआ था, बिल्कुल सही है। और तीसरा लिखा हुआ है इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय अंबिका चंद मजुमदार, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने 1916 में लखनऊ सेशन को प्रिसाइड किया था, अंबिका चंद मजुमदार ने। तो 1915 का सेशन किसने प्रिसाइड किया था? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, इन्होंने 1915 का हम कह सकते हैं बॉम्बे सेशन कांग्रेस का 31वां सेशन प्रिसाइड किया था। अगला है, इसी में देखिए पर लिखा हुआ है कि लॉर्ड विलिंगटन पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, अंबिका चंद मजुमदार नहीं होगा, इसलिए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। पहला लिखा है इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, तो ये लिखा हुआ है गोपाल गणेश आगरकर, जो कि गलत है। गोपाल गणेश आगरकर का न्यूज़पेपर था सुधारक। ठीक है, और इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था आपका मोतीलाल नेहरू का। नवजीवन था आपका महात्मा गांधी का। और यहां पर हम कह सकते हैं जो प्रताप समाचार पत्र था ये आपका गणेश शंकर विद्यार्थी का ही था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18। बैटल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो बैटल ऑफ चंदेरी ये आपका हुआ था 1528 में। बैटल ऑफ घाघरा हुआ था आपका 1527 में। और बैटल ऑफ खानवा हुआ था बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 में। और बैटल ऑफ खानवा हुआ था आपका 1527 में। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए जो बैटल ऑफ चंदेरी था वो किसके किसके बीच में था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चंदेरी का जो मेदिनी राय था उसके बीच में, और यहां पर बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, तो इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। अगर बैटल ऑफ घाघरा की हम बात करें तो यहां पर भी बाबर ही विजयी हुआ था। बाबर का युद्ध हुआ था सुल्तान नुसरत शाह ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बाबर का युद्ध हुआ था सुल्तान नुसरत शाह जो बंगाल का था, यहां पर भी बाबर विजयी हुआ था। और बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था वो बाबर और आप कह सकते हैं कि मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में हुआ था, और ये भी बाबर ही इसमें विजयी हुआ था। तो तीनों युद्ध में बाबर जीता था। ये भी आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच में होता है, मैंने आपको बता दिया। क्रोनोलॉजी में आप इसको लगाएंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पास किया गया था? तो ये 1891 में पास किया गया था। अगला पार्ट है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास। तो लैंस डाउन के टाइम में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल एक बार आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ध्यान रखिएगा, यह आपका हुआ था राजगीर में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रिसाइड किसने किया था, तो प्रिसाइड किया था महाकश्यप ने। और पैट्रॉन कौन था? तो वो था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का था? तो ये था हरण्यक वंश का। ठीक है, और इसमें काम क्या हुआ था? तो इसमें आपका उपाली ने विनय पिटक को रिसाइट किया था और आनंद ने सूत्र पिटक को। ठीक है, उपाली ने विनय पिटक और आनंद ने सूत्र पिटक। तो इतना आपको पता होना चाहिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। हुआ कब था अगर पूछा जाए तो 483 बीसी में। 483 बीसी में हुआ था। महाकश्यप ने प्रिसाइड किया था। अजातशत्रु पैट्रॉन थे हरण्यक वंश के। उपाली ने यहाँ पर विनय पिटक दिया था और आप कह सकते हैं आनंद ने सूत्र पिटक दिया था। ठीक है, उसके बाद तो यहां पर आप देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल लिखा हुआ ऑर्गेनाइज्ड इन मौर्यन डायनेस्टी, जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया कि हरण्यक वंश में जो अजातशत्रु था उसके काल में ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, तो पहला हमारा गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हुआ था 383 बीसी में। ठीक है, और ये आपका हुआ था चिल्लनवन वैशाली में। इसको प्रिसाइड किया था सब्बा कमी ने, सब्बा कामी। ठीक है, और यहां पर जो पैट्रॉन था वो कौन था? शिशुंगा डायनेस्टी का कालाशोगा। शिशुंगा डायनेस्टी का कालाशोगा। और यहां पे क्या हुआ था? तो यहां पे जो बुद्धिज्म था वो डिवाइड हो गया था स्थारविंद और महा आप कह सकते हैं संघनिका, है ना। तो स्थारविंद और महासंघनिका में डिवाइड हुआ था और ये हुआ था 383 में। तो अब जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल लिखा हुआ है कि हरण्यक डायनेस्टी में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये हुआ था शिशुंगा डायनेस्टी में ऑर्गेनाइज। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो पहला दूसरा ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है।
तीसरा देख लेते हैं, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था ये आपका 250 बीसी में हुआ था। 250 बीसी में हम कह सकते हैं कि किसके काल में हुआ था? पहले तो कहां हुआ था? तो पाटिलपुत्रा में, पाटिलपुत्रा में हुआ था। अगर पूछा जाए किसके काल में हुआ था तो ये आपका हो जाएगा मोगलीपुत्ता तिसा। ये प्रिसाइड, मतलब इनके काल में नहीं हुआ था, इन्होंने प्रिसाइड किया था। ठीक है, ये अध्यक्ष थे मोगलीपुत्ता तिसा। और किसके काल में हुआ था? तो वो हो जाएंगे मौर्यन डायनेस्टी के अशोका। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए कुछ महत्वपूर्ण काम तो हम कह सकते हैं कि जो अभिधम्म पिटक है उसका कंपाइलेशन हुआ था। अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। तो इस तरह से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो लिखा हुआ है सिशुंगा वंश, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका मौर्यन डायनेस्टी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ बुद्ध, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये फोर्थ है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड इन कुशाना डायनेस्टी, ये कोई बिल्कुल सही है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप देख लीजिए, ये आपका हुआ था अक्रॉस 98 एडी। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है 98 एडी के अक्रॉस हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? तो प्रिसाइड किया था वसुमित्र ने। अगर पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन था तो वो थे आपके अश्वघोष। और किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में। ठीक है, कुषाण वंश के कनिष्क के काल में। और यहां पर हम कह सकते हैं कि जो महाविभाषा है उसका कंपाइलेशन हुआ था महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र का कंपाइलेशन हुआ था। और जो बुद्धिज्म है वो हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था। तो इतनी बातें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखिए कुशाना डायनेस्टी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ तीर्थंकर का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ सिंबल दिया हुआ है। तो ऋषभ देव का सिंबल था बुल, ठीक है, जिसको वृषभ आप कह सकते हैं। उसके बाद शंभवनाथ का जो सिंबल था वो था आपका, आप कह सकते हैं हॉर्स, घोड़ा। ठीक है, और सुपार्श्वनाथ का जो सिंबल था वो था आपका स्वास्तिक। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। और अजित नाथ का जो सिंबल था वो था एलिफेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना है। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो रामोसी रिबेलियन था उसके मेन लीडर का नाम था चितर सिंह। ठीक है, रामोसी रिबेलियन के मेन लीडर का नाम चितर सिंह था। पागलपंथी रिबेलियन जो था उसके मेन लीडर का नाम था, जो यहां पर लिखा हुआ है, टीपू शाह। और वहीं पर कोल रिबेलियन के मेन लीडर का नाम था बुद्धू भगत। तो बी और सी गलत हो गए, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन द झारखंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट खूंट कटी सिस्टम। जो खूंट कटी सिस्टम था झारखंड में, उसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो हम कह सकते हैं मुंडा रिबेलियन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंपारम और भवन सिंह वर द मेन लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो वो हम कह सकते हैं कि जो कंपाराम और भवन सिंह थे ये तेभागा मूवमेंट के मेन लीडर थे। तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको यहां पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कि हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी। तो हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी ये रिलेटेड था लॉर्ड ऑकलैंड से, मतलब हिंदू महिला संपत्ति कानून जो था ये लॉर्ड ऑकलैंड ने बनाया था। क्रिप्स मिशन प्रपोजल जो था ये आपका, आप कह सकते हैं कि लॉर्ड लिलिथ गो के टाइम पे आया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी कैबिनेट मिशन प्लान था लॉर्ड वेबल के टाइम पे, और शारदा एक्ट था आपका हम कह सकते हैं कि लॉर्ड इरविन के टाइम पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड बीन द फर्स्ट एनेक्स्ड अंडर डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सबसे पहले आपका सतारा, फिर हम कह सकते हैं 1849 जैतपुर, उसके बाद 1852 उदयपुर, और नागपुर हुआ था 1854 में। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया टच द बॉर्डर ऑफ भूटान। तो भूटान के बॉर्डर को कितने आप कह सकते हो भारत के राज्य टच करते हैं। यहां डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, स्टेट होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर होगा स्टेट। ठीक है, तो टोटल आप हम कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल,
असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इतने स्टेट हैं जो टोटल भूटान की सीमा को टच करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेट्स हो गए। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट टच नहीं करता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मणिपुर टच नहीं करता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ ऑफ नेपाल इंडिया बॉर्डर 1753, जो कि गलत है, ये होगा 1751 किलोमीटर। ठीक है, बाकी दोनों सही है। भूटान इंडिया बॉर्डर का लेंथ 699 है और म्यांमार इंडिया बॉर्डर का लेंथ 1643 किलोमीटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। साइप्रस में हम कह सकते हैं निकोसिया है, तो मिसारू नहीं होगा, तो साइप्रस में आ जाएगा निकोसिया। जो बुरुंडी है, बुरुंडी में हम कह सकते हैं बिल्कुल सही लिखा है गिटेगा, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जॉर्जिया में आप कह सकते हैं तिब्लिस है और लेसोटो में मसेरू है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ देश लिखे हुए, दूसरी तरफ राजधानी लिखी हुई है। तो जाम्बिया की कैपिटल जो है वो है क्वाचा, वियतनाम की कैपिटल क्या है, डोंग, और यूक्रेन की कैपिटल है आपकी रिवनिया। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है मनत। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है रिलेटेड टू लोकल विंड्स। तो जो ब्लिजर्ड है, ब्लिजर्ड आपकी टुंड्रा रीजन में ही बहती है, जो कि बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेवांटर आपकी रिलेटेड है स्पेन से, नॉर्वेस्टर जो है ये आपके रिलेटेड है न्यूजीलैंड से, और सैंटा आना रिलेटेड है साउथ कैलिफोर्निया से। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। करेक्ट ऑप्शन का ये आपको चयन करना है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है, ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है ये प्रयागराज में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आपका गोरखपुर में है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर में ही है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नॉर्थ जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर आपका जबलपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड। तो नागार्जुन सागर डैम आपका तेलंगाना में है, और किस नदी पर है, तो ये आपकी कृष्णा रिवर पे है। तो तेलंगाना और कृष्णा रिवर, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर टेहरी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। तो भागीरथी रिवर उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, भागीरथी रिवर उत्तराखंड में आपका टेहरी डैम प्रोजेक्ट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट रिलेटेड टू बाणसागर रिवर वाटर प्रोजेक्ट। तो बाणसागर रिवर वाटर प्रोजेक्ट सबसे पहले किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका है सोन रिवर पे। ठीक है, और ये आपका रिलेटेड है बिहार, यूपी और एमपी, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है चंबल रिवर और किशन गंगा रिवर। तो ध्यान रखिएगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा रिवर। तो ए ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच में, बिल्कुल सही है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में है। डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड और यूएसए नहीं है, ये होगा कनाडा। तो यही वाला इनकरेक्ट है। बाकी जो ओट्रांटो स्ट्रेट है ये आपका इटली और अल्बानिया के बीच में है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। यहां पर जल डमरू मध्य की बात हो रही थी, स्ट्रेट का मतलब होता है जल डमरू मध्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी करंट मेंबर्स आर देयर इन द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक में टोटल इस वक्त 189 मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज बीन एन इकोनॉमिक एनालिस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो डेविड मेलपास, डेविड मेलपेस हैं, ये आपके कह सकते हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं यूएसए के, अमेरिका के। ठीक है, जो कि करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है, और लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस के फैक्ट दिखे हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में ही हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। टोटल मेंबर्स 194 नहीं है, 193 है। तो सी ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी एंटोनियो गुटरेस जो है ये जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के, भी सही लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था, 1948, 7 अप्रैल 1948। हाउ मेनी करंट मेंबर्स आर देयर इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ में कितने मेंबर्स हैं इस वक्त, तो हम कह सकते हैं 194 मेंबर्स। और हेडक्वार्टर इसका कहां पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है
जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? तो 1967 में बनाया गया था। उसके मतलब ये पूछ रहा है विपो के बारे में, ठीक है। विपो आपका 1967 में बनाया गया था। कहां पर लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? तो विपो का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि व्हेन हैड इंडिया गॉट मेंबरशिप ऑफ द विपो? तो विपो की मेंबरशिप इंडिया को 1975 में मिली थी। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। अब बात की जा रही है बिम्स्टेक की। तो पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज बिम्स्टेक एस्टेब्लिश्ड? तो 6 जून 1997। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। उसके बाद अगर मेंबर्स पूछा जाए तो टोटल 7 मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये टोटल 7 मेंबर्स हैं। तो इस हिसाब से पूछा रहा है कि कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है? तो वियतनाम कहीं पर भी इसका मेंबर नहीं है। 1997 में ये बना था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? का कौन फाउंडिंग मेंबर नहीं है? तो फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है? तो एक तो आपका इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस, फिलीपींस के बाद सिंगापुर और मलेशिया और थाईलैंड। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे एशियान के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और करंट मेंबर्स पूछा जाए तो ये तो मेंबर्स ही हैं अभी। इनके अलावा और कौन कौन मेंबर्स हैं? एक है आपका बर्मा, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है। तो ये टोटल मेंबर्स हैं इस वक्त एशियान में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। उसके बाद वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट? तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, पेरिस, फ्रांस में। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? तो अब आपसे सार्क के बारे में पूछा जा रहा है। तो सार्क कब एस्टेब्लिश किया गया था? 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? तो हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। और टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो टोटल 8 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। एक आपका इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये टोटल 8 मेंबर्स हैं करंट में। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? तो आप देखिए इंडोनेशिया कहीं पर भी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। विद रिस्पेक्ट टू द नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, जो कि बिल्कुल सही है। मेंबर कंट्रीज इसमें 30 हैं, ये भी सही है। क्रोएशिया इज द 30th मेंबर ऑफ नाटो, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में आप कह सकते हैं नवंबर 2020 में या मार्च, आई थिंक मार्च 2020 में, जो आपका नॉर्थ मैसिडोनिया है, नॉर्थ मैकेडोनिया जो है, ये आपका लेटेस्ट मेंबर बना है, ठीक है। तो क्रोएशिया नहीं है, डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन वाज द न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड? एनडीबी की बात हो रही है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ करंट मेंबर ऑफ एनडीबी? तो सबसे पहले हेडक्वार्टर भी देख लीजिए, हेडक्वार्टर है इसका शंघाई, चाइना में, ठीक है। और मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हो जाएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अरगए,
ठीक है, तो पर आगे कहीं से भी मेंबर नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ स्टेट लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ फेस्टिवल लिखे हुए हैं, मतलब एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ त्योहार। तो कर्नाटक का उगादी है जो कि बिल्कुल सही है। केरला का विशु है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। मणिपुर में आप कह सकते हैं चवांकुट है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन जो आपका गंगा दशहरा है ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये उत्तराखंड होगा, सॉरी उत्तरांचल होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। इनकरेक्ट का ये आपको चयन करना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। इनकरेक्ट ऑप्शन का ये आपको दोबारा से चयन करना है। भोगाली बिहू त्योहार ये जनवरी में मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। वंगाला जो फेस्टिवल है ये आपका सितंबर में नहीं होता है, ये आपका नवंबर में होता है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट था, तो यही हमारा उत्तर जाएगा। बाकी नुआई खाई त्योहार अगस्त में मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट पब्लिश्ड बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इनमें से कौन सी रिपोर्ट नहीं पब्लिश की जाती है? तो ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट ये आपका ऑक्सफाम की है, ऑक्सफाम इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है। ठीक है, ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट। बाकी सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि WEF के द्वारा नहीं बल्कि ऑक्सफाम इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। बाकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये तीनों ही रिपोर्ट WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, या आप कह सकते हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। जो आपकी वैश्विक असमानता संकट रिपोर्ट है ये आपकी ऑक्सफाम इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड? तो आप कह सकते हैं ये FAO के द्वारा जारी किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। करेक्ट ऑप्शन का ये आपको चयन करना है। एक तरफ कंट्री लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। तो अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसे शोरा कहते हैं। भूटान की जो पार्लियामेंट है आप कह सकते हैं उसे सोगदू। ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है और मंगोलिया की पार्लियामेंट को खुराल बोला जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, मतलब सेंटर जो स्टेट में गवर्नर्स अपॉइंट करता है, तो ये चीज कहां से बोरो की गई है, कहां से उधार ली गई है? तो ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। इन विच ईयर 71st अमेंडमेंट एक्ट हैड बीन इंप्लीमेंटेड? तो आपका 1992 में 71 अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैड नॉट बीन इंक्लूडेड टू द 8th शेड्यूल बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट? 71वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी? तो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? एक तो आपकी थी कोंकणी, मैनपुरी और नेपाली। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संथाली नहीं जोड़ी गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी होता है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, आर्टिकल 356 को ही प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मतलब संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या फिर स्टेट इमरजेंसी, ये तीनों ही आपके आर्टिकल 356 कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हैज बीन गिवन? तो प्रोविजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब हम कह सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये आपका है आर्टिकल 40, जो कि आपका गांधीयन प्रिंसिपल भी है DPSP का। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। और इसी में पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता का प्रावधान कहां पर मिलता है? तो ये आपका है आर्टिकल 44। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 से 23 दिसंबर 1946 में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद पूछा जा रहा है अगला कि टाइम टेकन फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल 1 साल लगे थे। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। यूनियन पावर कमेटी, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मतलब इसमें पूछा, ये आपके हेड कर रहे थे। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन या फिर संघीय विधान समिति के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे या प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी ऑप्शन हमारा केवल करेक्टली मैच्ड है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। आर्टिकल 19 एबॉलिशन ऑफ टाइटल आपका कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 18 में, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 आपका क्या है? राइट टू फ्रीडम।
स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ नहीं है, जी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टोटल 6 राइट्स हैं जिनकी बात की जाती है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ नहीं है और जी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 9 जो बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। बाकी इसमें देख लीजिए सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन है। 21A में राइट टू एजुकेशन है। जल्दी से बताइए किस अमेंडमेंट के द्वारा 21A इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अनुच्छेद 21A किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। आर्टिकल 14 आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपका आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, जो कि एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद अगला पार्ट है इसी में कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये बात की जाती है आर्टिकल 48 में। ठीक है, तो दोनों ही आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32? तो हाल ही में 2011 में राम जेठमलानी केस हुआ है, तो ये आपका रिलेटेड है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। मतलब जो रिट ज्यूरिडिक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिडिक्शन है, ये आपका आर्टिकल 32 में मेंशन है और इसी से रिलेटेड राम जेठमलानी केस 2011। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स कौन कौन से हैं? ब्रॉड कॉस्टिंग, ध्यान रखिएगा, ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है सेंटर का, तो यही एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये चला गया, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इरिगेशन, फॉरेस्ट और फिशरीज, वन मत्स्य पालन और प्रसारण, वन मत्स्य पालन और सिंचाई। देखिए हिंदी और इंग्लिश में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में यहां पर थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गई है। हिंदी में देखेंगे तो 1 2 3 उत्तर होगा, इंग्लिश में देखेंगे तो 2 3 4 उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना था। तो पूछा जा रहा है कि एन इंटर स्टेट काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी बात किसने की थी? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो प्रशासनिक सुधार आयोग था ARC, उसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62। पुंछी कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2007। पुंछी कमीशन 2007 में बनाया गया था। हम कह सकते हैं टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, है ना, जो केंद्र और राज्य के संबंध है उनमें उसमें रिव्यू करने के लिए पुंछी कमीशन अपॉइंट किया गया था। और हेड किसको बनाया गया था? मदन मोहन पुंछी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे। ठीक है, मदन मोहन पुंछी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे से पुंछी कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोविजन रिलेटेड टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में दी गई है। ठीक है, और वहीं पर अगर गवर्नर की हम बात करें, और अगला पार्ट क्या कह रहा है? गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में दी गई है। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजंस रिलेटिंग टू पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट? तो ये बात करता है आर्टिकल 143। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से जो सलाह लेने की शक्ति है वो कहां से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 143 से। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो करते हैं 1 2 3 अनुच्छेद 123 के माध्यम से। वहीं पर अगर गवर्नर के अध्यादेश की हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 213। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो आप देखिए आर्टिकल 63 लिखा हुआ है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आपका क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ, बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए हैं। जो आपका अटॉर्नी जनरल है वो 76 में आएगा, 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ये तीनों चीजें लिखी हुई हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली? तो हम कह सकते हैं इसमें उड़ीसा 147 सीट्स के साथ नंबर 1 पे है। केरला में 140 सीट है, असम में 126 सीट है और उत्तराखंड में मात्र 70 सीट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। LM सिंघवी कमेटी रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत? जो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था LM सिंघवी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन के आधार पर, वो कब दिया गया था? तो वो 27 नवंबर 1986। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। कमेटी ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1976? तो श्रीमती दया चौबे, इनके चेयरमैनशिप में 1976 में हम कह सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी।
पंचायती राज और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, उसका नाम था, आप कह सकते हैं, दया चौबे कमेटी या फिर श्रीमती दया चौबे कमेटी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैड नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2010। तो हम कह सकते हैं कि इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल बारा, ये तीनों ही 2010 में नोटिफाई किए गए, एस्टेब्लिश किए गए। जो जलदापरा नेशनल पार्क है ये आपका 2014 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है अमराबाद टाइगर रिजर्व, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आ जाएगा। महाराष्ट्र में आपका आ जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नागजीरा बाघ अभ्यारण्य, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नागजीरा बाघ अभ्यारण्य। और सी जो वेस्ट बंगाल में आपका क्या है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ देश लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ घास के मैदान या ग्रासलैंड्स का नाम लिखा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको डॉन्स कहते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, साउथ अफ्रीका में विल्ड और हंगरी में पूछताछ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। असम में आपका दिहिंग पटकाई हाथी अभ्यारण्य है, जो कि बिल्कुल सही है। केरला में आपका पेरियार हाथी अभ्यारण्य है, ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व नहीं है, ये आपका उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड में आपका शिवालिक एलिफेंट रिवर मौजूद है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ नहीं होगा, यहां पर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज प्लांट। किस राज्य में एक अति संकटग्रस्त प्रजाति पोलीगाला पाई जाती है। ये प्लांट की एक प्रजाति है, तो ये पाई जाती है, आप ध्यान रखिएगा, गुजरात में। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज प्लांट सिलोटम नुडुम। सिलोटम नुडुम ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, हम कह सकते हैं अति संकटग्रस्त प्रजाति है प्लांट की, तो ये आपकी पाई जाती है कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, एक तरफ पवित्र उपवन लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स लिखे हुए हैं, राज्य लिखे हुए हैं। तो जो बुग्याल है, ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तराखंड में है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद देवारा काडू, ये आपका केरला में नहीं है, ये आपका है कर्नाटक में। देवारा काडू जो आपका कर्नाटक में है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी कोविल काडू ये आपका पुडुचेरी में है, और कोइल काडू ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 74, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज सीएफसी के उत्पादन में भी किया जाता है, सॉल्वेंट में भी किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है, इंक में नहीं किया जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 75 में पहला लिखा हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसॉल प्रोडोदक है, मतलब एरोसॉल प्रोपेलेंट है, जो कि बिल्कुल सही है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म सफाई हेतु औद्योगिक विलायक के रूप में यूज होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। मिथाइल ब्रोमाइड का यूज हम पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं या कीटनाशक के रूप में करते हैं, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन और सोडियम। ठीक है, तो ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वहीं पर अगर हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं है, तो मैग्नीज आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और फिर पूछ रहा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो जो मैग्नीशियम है, ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा रहा है कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है ना, तो मैग्नीशियम आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इसमें से कौन सा उपयोग नहीं है, तो डी ऑप्शन जो लिखा है कि इट इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीड, फ्लावर और फ्रूट्स ऑफ प्लांट, यह पौधे के बीज, पुष्प और फलों के विकास हेतु आवश्यक है। तो नाइट्रोजन इसके लिए नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं फॉस्फोरस यूज होता है। फॉस्फोरस आवश्यक होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड, फॉर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसका यूज नाइट्रोजन में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 78, कैल्शियम से कौन सा रिलेटेड नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि बिल्कुल सही है, कोशिका झिल्ली की स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होता है। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। न्यूट्रलाइजेस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक नहीं होगा, मतलब अजैविक अम्लों को न्यूट्रलाइज नहीं करता, ये केवल जैविक अम्लों को न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। ठीक है,
तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, सल्फर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। सल्फर किसमें पाया जाता है, तो विटामिन बी1 में पाया जाता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए इन द प्लांट्स, तो विटामिन ए जो प्लांट्स में बनते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं, तो कॉपर की मदद से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। जो टैनिक एसिड लिखा हुआ है टी में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। बिस्फेनॉल ए इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल, तो बिस्फेनॉल ए नहीं होता है, यहां पर होता है पायरिथ्रीन। ठीक है, पायरिथ्रीन का यूज किया जाता है मच्छर भगाने वाले कॉइल के निर्माण में। तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी एस्बेस्टस जो है इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर को बनाने में किया जाता है, मतलब अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं या यंत्र होते हैं उनको बनाने में किया जाता है एस्बेस्टस का यूज। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। गमेक्सिन जो है ये एक डिसइंफेक्टेंट है, कीटाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। आइडोफॉर्म आपका बैक्टीरिया साइड है, मतलब जीवाणुनाशी के रूप में यूज किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो आपका है इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर सारे सही है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो यहां पर पहला है क्लोरल लिखा हुआ है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीडीटी, जो कि बिल्कुल सही है। फॉस्फोरिक एसिड जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, मृदु पेय होते हैं, उनके निर्माण में फास्फोरिक एसिड का यूज किया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है इथेफॉन, इसका यूज फोटोग्राफी में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसका यूज होता है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों को पकाने में इसका यूज किया जाता है इथेफॉन का। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, वेयर इज विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मतलब हम कह सकते हैं कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि वेयर इज द इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चरगाह एंड चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये आपका झांसी में है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट अ विटामिन बी1 रिच वेजिटेबल। विटामिन बी1 के जो रिच वेजिटेबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक आपका ग्रीन पी है, पंपकिन है, चिली है और टोमेटो है, तो ये विटामिन बी1 रिच वेजिटेबल्स हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्पिनाच नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद विटामिन ए जो है ये आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है बीटरूट, मतलब चुकंदर, स्पिनाच मतलब पालक, ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं कोरिएंडर या धनिया। ठीक है, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पंपकिन है इट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी1 और जो आपका स्पिनाच है इट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो यहां पर लिखा हुआ है एमरिलीडेशी, ये आपका लहसुन से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल सही है। लेग्यूमिनोसी ये आपका राजमा से रिलेटेड है, किडनी बीन से रिलेटेड। और फिर लिखा है मालवेसी, ये आपका भिंडी या लेडी फिंगर से रिलेटेड है। तीनों सही है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर, कोई भी गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन यहां पर उत्तर हो जाएगा। अगला है करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। जो आपका टर्निप है, ध्यान रखिएगा, जो सलजम है ये आपका रूट होता है। उसके बाद जो जिमीकंद है, एलिफेंट फूट यम है ना, तो जिमीकंद आपका तना ही होता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो काउपी है, लोबिया, ये आपका सीड होता है। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, ब्यूटारिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्यूटारिक एसिड आपका बटर में पाया जाता है। उसके बाद लॉरिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका कोकोनट ऑयल में, ठीक है, नारियल के तेल में पाया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, ब्राउनिंग डिजीज इन कैलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो बोरॉन की डिफिशियंसी से ब्राउनिंग डिजीज होता है, जो फूल गोभी होती है उसमें। और बटनिंग डिजीज इन द कैलीफ्लावर, मतलब बटनिंग रोग जो होता है फूल गोभी में, वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, तो वो आपका नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण होता है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, तो जो अस्टिफल प्रकार है या फिर दुरिप टाइप का होता है आपका कोकोनट। उसके बाद हेस्पेरिडियम जो टाइप होती है वो होती है आप कह सकते हैं ऑरेंज की। सोरोसिस टाइप का होता है आपका जैक फ्रूट, ठीक है, और बेरी टाइप डेट पाम होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था, तो इसका उत्तर जाएगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, और एक तरफ लिखा हुआ है वही क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट और दूसरी तरफ इडिबल पार्ट लिखा हुआ है, मतलब कौन से भाग को आप खाते हो। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है मेसोकार्प या फिर मध्य फल भित्ति,
तो ये आप कह सकते हैं रिलेटेड होगा पपाया से। एंडोकार्प जो है अंतःफल भित्ति, ये आपका बनाना का ही होता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फ्लैशी एरिल लिखा हुआ है या फिर मांसल एरिल, ये आपका लीची होता है। और आप कह सकते हैं जो कॉटिलिंड्स लिखा हुआ है, कॉटिलिंड्स आपका कोकोनट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतःफल भित्ति एंडोकार्प बनाना का होता है जिसको हम लोग खाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। सेल्यूलोज इन रिमूविंग स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रेन्स ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन के जो दाग होते हैं उनको हटाने के लिए सेल्यूलोज का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रोटीनेज होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीनेज का यूज किया जाता है। ठीक है, इन रिमूविंग स्टेन्स ऑफ प्रोटीन, तो यही हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। थायमीन की कमी से आपका बेरी होता है, विटामिन B1 की कमी से। राइबोफ्लाविन की कमी से हम कह सकते हैं सोराई होता है। नियासिन की आप कह सकते हैं विटामिन B3 जो होता है उसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और विटामिन D की कमी से ऑस्टोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, हड्डी का रोग है ये। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज फर्स्ट टू प्रपोज रिफॉर्म इन द बैंकिंग सेक्टर? तो फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी जो थी आपकी 1991 में बनाई गई थी। सेकंड नरसिम्हन कमेटी जो थी आपकी 1998 में बनाई गई थी। खान कमेटी आपकी आई थी 1997 में, और जो वर्मा कमेटी थी ये आपकी 1996 में थी। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही आपके बैंकिंग रिफॉर्म कमेटीज हैं, मतलब जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार होते हैं उनसे रिलेटेड जो समितियां बनाई गई हैं ये सारी हैं। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड नॉट बीन इंप्लीमेंटेड इन ईयर 1956? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, मतलब LIC एक्ट, कंपनी एक्ट और सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट, ये तीनों ही आपके 1956 में लाए गए थे, इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हुए थे। बाकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है ये आपका 1955 में हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 96। व्हेन वाज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड? तो ये आपका इंप्लीमेंट हुआ था 1981 में, एक्सिम बैंक। एंड व्हेन वाज नेशनल हाउसिंग बैंक इंप्लीमेंटेड? तो ये हुआ था आपका इंप्लीमेंट 1987 में। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। मालेगाम कमेटी आपका माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब आप कह सकते हैं जो छोटे ऋण क्रेडिट होते हैं उनसे रिलेटेड आपकी कमेटी थी मालेगाम कमेटी। नरसिम्हन कमेटी आपकी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी तारापुर कमेटी आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी या फिर पूंजी खाता परिवर्तनीयता से रिलेटेड थी, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। भगवती कमेटी जो थी ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सी राव कमेटी आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड थी, और धारिया कमेटी आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS से रिलेटेड थी। तो सारे ही सही हैं, तो हम कह सकते हैं कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। 99 क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैड बीन नेशनलाइज्ड इन 1980? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना और सिंडिकेट, ये तीनों ही आपके 1969 में नेशनलाइज हुए थे, जब 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, उनके साथ ही ये तीनों नेशनलाइज हुए थे। जो आंध्रा बैंक है इसका नेशनलाइजेशन 1980 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है ये लंदन, आप कह सकते हैं लंदन यूनाइटेड किंगडम, लंदन यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 करोड़ टू, आप कह सकते हैं 30,000 करोड़। ठीक है, जो कॉन्टीजेंसी फंड था उसे 500 करोड़ से बढ़ा करके 30,000 करोड़ किया जा रहा है। और हाउ मेनी करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द अपकमिंग सेंसस? तो हम कह सकते हैं 3,768। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। गढ़वाल डिवीजन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1969 में। और इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आता है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पहले तो आप देख लीजिए गढ़वाल मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक आपका है चामोली, चामोली के बाद है आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद है आपका देहरादून, देहरादून के बाद आपका पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल के बाद फिर टेहरी गढ़वाल भी है। ठीक है, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। तो इतने आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं गढ़वाल मंडल में।
तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं आता है, ठीक है, तो आपका हरिद्वार आता है, बागेश्वर नहीं आता, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन ऑर्डर टू देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो बागेश्वर जो था उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में, पिथौरागढ़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में, हरिद्वार का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 104 104, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ जिला लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखी हुई है। तो जो चामोली है, ठीक है, उसमें कर्णप्रयाग कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। बाकी हम कह सकते हैं कि जो कापकोट है ये बागेश्वर में है, उसके बाद जो केदारनाथ है ये रुद्रप्रयाग में है, और यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ जिला लिखा हुआ है और दूसरी तरफ तहसील लिखा हुआ है, संबंधित तहसील। तो देहरादून में आपका विकासनगर तहसील है, चंपावत में हम देखेंगे तो पूर्णागिरी तहसील है, रुद्रप्रयाग में अगर देखा जाए तो ऊखीमठ तहसील है, और हरिद्वार में आपका लक्सर तहसील है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ जिला लिखा हुआ है और दूसरी तरफ विकासखंड लिखा हुआ है, मंडल या ब्लॉक लिखा हुआ है। तो उधम सिंह नगर में जो ब्लॉक है वो आपका काशीपुर है, जो कि बिल्कुल सही है। पौड़ी गढ़वाल में आपका नैनी दांदा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है घनसाली, तो घनसाली आपका रुद्रप्रयाग में ना होकर के कहां पर है, टेहड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो टेहड़ी गढ़वाल में आपका घनसाली है, बाकी उत्तर काशी में आपका भटवाड़ी है। तो डी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट बताना था, तो सी वाला हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर रुद्रप्रयाग नहीं होगा, यहां पर होगा टेहड़ी गढ़वाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, हाउ मच वाज द सेक्स रेशियो ऑफ 0 to 6 एज ग्रुप एज पर द डाटा 2011। तो 2011 के डाटा के अनुसार 0 से 6 साल का जो सेक्स रेशियो था, या फिर हम कह सकते हैं जो लिंगानुपात था, वो आपका 890 था। वहीं पर अगर 2001 के डाटा के अनुसार बात करें तो 908 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, एज पर द डाटा ऑफ सेंसस 2011 द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन बिलो जीरो। मतलब 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किन दो जिलों की दशकीय वृद्धि दर शून्य से नीचे रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्मोड़ा का जो दशकीय वृद्धि दर है वो -1.28 रहा है, और वहीं पर जो पौड़ी गढ़वाल है इसका -1.41 रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, नेम द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन आपकी देहरादून में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, नेम द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। सेंसस 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा बागेश्वर, 3.49, ठीक है। उसके बाद लिखा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 111, व्हेन एंड वेयर हैड द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीन पब्लिश्ड। कब और कहां प्रस्तुत किया गया था पहला न्यूज़पेपर। तो पहले न्यूज़पेपर का नाम था द हिल्स, और ये आपका 1842 में मसूरी में पब्लिश किया गया था। तो इस हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 112, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू जेल फ्रॉम कुमायूं डिवीजन। कुमायूं डिवीजन से जेल सबसे पहले कौन गया था, तो मोहन सिंह मेहता। कुमायूं मंडल से सबसे पहले जेल गए थे मोहन सिंह मेहता, और ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डज नॉट टच द उत्तर प्रदेश स्टेट। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को नहीं टच करता है उत्तराखंड का। तो जो चामोली जिला है वो टच नहीं करता है। टोटल 5 जिले टच करते हैं। एक आपका उधम सिंह नगर है, एक आपका है नैनीताल, एक आपका है पौड़ी गढ़वाल, एक आपका है हरिद्वार, और एक है देहरादून। तो उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, ये आपके उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, उत्तराखंड के ये 5 जिले। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, व्हेन वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमायूं अपॉइंटेड। कुमायूं का पहला कमिश्नर कब अपॉइंट किया गया था, तो ई गार्डनर, ये कुमायूं का पहला कमिश्नर था। 3 मई 1815 में ये अपॉइंट किया गया था। और व्हेन वाज ई गार्डनर सेंट एज ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ नेपाल। मतलब ई गार्डनर को नेपाल का ब्रिटिश आयुक्त बनाकर कब भेजा गया था, तो ये भेजा गया था 13 अप्रैल 1816, ठीक है, 13 अप्रैल 1816। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 115,
हु अमंग द फॉलोइंग हैड गॉट मॉडर्न हॉस्पिटल एंड पब्लिक लाइब्रेरी बिल्ट इन टेहरी? टेहरी में मॉडर्न हॉस्पिटल और पब्लिक लाइब्रेरी किसने और कब बनाई थी? तो आपको ध्यान रखना होगा नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह ने, हम कह सकते हैं, टेहरी में मॉडर्न हॉस्पिटल और जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये 1923 में बनवाई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1933। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। व्हेन हैड जीडब्ल्यू ट्रेल इस्टेब्लिश द कत्यूरी तहसील? जीडब्ल्यू ट्रेल ने कत्यूरी तहसील कब इस्टेब्लिश की थी? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1834 में। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन हैड जीडब्ल्यू ट्रेल स्टार्टेड द डबल लॉक सिस्टम? जीडब्ल्यू ट्रेल ने डबल लॉक सिस्टम कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था 1824 में। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1834 और 1824। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज शेर शाह सूरी ऑफ पनवार डायनेस्टी? पनवार डायनेस्टी का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता था? तो वो था नरेंद्र शाह। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ टेहरी डायनेस्टी? तो टेहरी वंश या टेहरी डायनेस्टी का राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका मानवेंद्र शाह। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118। असेंडिंग ऑर्डर में आपको इन सभी को लगाना है एरिया वाइज। तो यमुना रिवर बेसिन आपका 2404 वर्ग किलोमीटर का है, टोन्स रिवर बेसिन आपका 2390 वर्ग किलोमीटर का है, और नयार आपका 1921 वर्ग किलोमीटर का है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में लगाना था। ठीक है, तो 3, 2, 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो सी ऑप्शन आप देखिए, यहां पर लिखा है मलेरी झेलम जल विद्युत परियोजना चंपावत, जो कि गलत है, यह आपकी चामोली की है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लखड़वाल जल विद्युत परियोजना है देहरादून का है। कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये आपका टेहरी गढ़वाल का है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, चंपावत नहीं चामोली होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। अ प्लेस वेयर रिवर अलकनंदा मीट्स मंदाकिनी? अलकनंदा मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, कर्णप्रयाग में आपकी पिंडर मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है, और वहीं से इसको गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कोसी रिवर? तो ये आपका लिखा हुआ है दारचूला, ध्यान रखिएगा, कोसी नहीं होगा, काली रिवर होगा। तो यही आपका इनकरेक्ट लिखा था। जो कोसी नदी के तट पर धारचूला नहीं है, ये आपका काली नदी के तट पर है, काली रिवर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए, बी, सी और डी। जो अलकनंदा रिवर के बैंक पे आपका श्रीनगर है, उसके बाद आपका गोरी गंगा रिवर के बैंक पे सेरा घाट है, और मंदाकिनी रिवर के तट पर आपका रामबारा है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। भिटाओ जलप्रपात उत्तरकाशी लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, उत्तरकाशी नहीं होगा, ये आपका कापकोट होगा। ठीक है, जो भिटाओ जलप्रपात है ये आपका कापकोट में है। उसके बाद अच्छा, यहां पर करेक्ट बताना है। ठीक है, तो भिटाओ ये भी गलत लिखा हुआ है, उत्तरकाशी नहीं, कापकोट होगा। पद्मपुरी जो जलप्रपात है ये आपका नैनीताल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी सहस्त्रधारा वाटरफॉल ये आपका देहरादून में है, और जो मंदाकिनी वाटरफॉल है ये आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो मंदाकिनी उत्तरकाशी, सहस्त्रधारा देहरादून, भिटाओ वाटरफॉल ये आपका कापकोट, ये वाला करेक्ट लिखा हुआ है। पद्मपुरी वाटरफॉल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 123 में लिखा है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो यहां पर लिखा है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अल्मोड़ा में है, जो कि बिल्कुल सही है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका उत्तरकाशी में, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका उधम सिंह नगर में नहीं है, ये आपका पिथौरागढ़ में है, ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़। तो जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपका पिथौरागढ़ में है, ना कि उधम सिंह नगर। बाकी आपका सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पौड़ी गढ़वाल में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। हाउ मेनी करोड़ विल बी एडजस्टेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट टू मीट द डेफिसिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड इन द ईयर 2021-2022? वित्तीय वर्ष 2021-22 में संचित निधि के घाटे को पूरा करने के लिए लोक लेखा अकाउंट, जो पब्लिक अकाउंट होता है, उससे कितने करोड़ का समायोजन किया गया है? तो टोटल 650 करोड़ का समायोजन किया गया है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 125। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज बीन सिलेक्टेड अमंग द टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री? पूरे देश की जो टॉप 10 जिले हैं उसमें से कौन सा जिला शामिल किया गया है? तो इनमें से कोई शामिल नहीं किया गया है, उधम सिंह नगर को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कैंपेन के रेफरेंस में।
अगला क्वेश्चन नंबर 126, विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली चेयर्ड एम्बेसडर्स राउंड टेबल फॉर द डिफेंस एक्सपो 2022 इन न्यू दिल्ली। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में डेफ एक्सपो या फिर डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की है? तो ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट साइराकस 4A रिसेंटली। साइराकस 4A रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका फ्रांस ने लॉन्च किया है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127, किसने काचिंग नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिगो के साथ एक एमओयू साइन किया है और इन्होंने काचिंग एक क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, काचिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का कि द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान के जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं शवकत मिर्जियोवेव, है ना, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा 5 साल का कार्यकाल जीता है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, किस राज्य सरकार ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर विद्युत चालित दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है? गो ग्रीन योजना किस राज्य की है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात की। ठीक है, गो ग्रीन योजना गुजरात की है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन लॉन्च्ड, क्या आर.के. सिंह ने लॉन्च किया है, जो पावर यूनियन पावर और जो आप कह सकते हैं यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, उन्होंने एक न्यू मार्केट सेगमेंट ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, किसने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेगी? मतलब कौन इनमें से कौन सी कंपनी सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट का निर्माण करेगी? तो वो आपकी गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद इसी में अगला पार्ट है कि द कंपनी इज लुकिंग एट अ बिल्डिंग ऑफ हाउ मेनी मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर? तो 10 मेगावाट। तो मतलब टोटल ये जो गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, आप कह सकते हैं टोटल ये कितना एनर्जी जनरेट करेगी या कितना हाइड्रोजन जनरेट करेगी, ग्रीन हाइड्रोजन? तो 4.5 टन। इसके साथ ये हम कह सकते हैं सबसे बड़ा हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट बना रही है गेल इंडिया लिमिटेड। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, हु हैज वॉन द मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021? तो फेबियो, हम कह सकते हैं फेबियो कोर्टारो ने मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 को जीता है। और उसके बाद विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग हैदराबाद टू लॉन्च इनिशिएटिव ऑन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में गवर्नमेंट के साथ ये एमओयू साइन किया है। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये यूनाइटेड बैंक लिखा है ना, तो यूनियन बैंक वाला बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 131, हु हैज रिसेंटली अचीव्ड ओपन डेफिकेशन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड स्टेटस? तो हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर में खुले शौच से मुक्त और बिजली 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हासिल किया है, उसका स्टेटस? तो आप कह सकते हैं हाल ही में गोवा ने स्टेटस हासिल किया है। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि इंडियाज फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन? तो भारत में पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है? तो वो आपका कोलकाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132, यूनियन मिनिस्टर, which union minister has participated in the 6th annual meeting of the board of governors of Asian Infrastructure Investment Bank AIIB को आप कह सकते हैं जो छठा एनुअल मीटिंग हुआ है उसमें किसी यूनियन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है? तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया है। और कहां से पार्टिसिपेट किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, न्यू दिल्ली से। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो छठा वार्षिक बैठक हुआ है उसमें निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको मतलब पार्टिसिपेट किया वहां पर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133, फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड नाउ हम कह सकते हैं हैदराबाद
क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन हैज अनवील्ड वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट बैट, है ना। हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है और बल्ले की लंबाई कितनी है 56.10 फीट, 56.10 फीट। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 134, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ प्रेस्टिजियस स्मिथोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। ठीक है, तो किसको अभी हाल ही में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है? तो यहां पर हम कह सकते हैं ईशा अंबानी। हाल ही में किसे स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ द एशियन आर्ट के बोर्ड में शामिल किया गया है? तो वो है ईशा अंबानी को शामिल किया गया है और यह नियुक्ति कितने वर्ष के लिए है? तो यह नियुक्ति 4 वर्ष के लिए है, ध्यान रखिएगा। ईशा अंबानी की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए हुई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज पर द 6th एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 रिसेंटली रिलीज्ड बाय पब्लिक अफेयर सेंटर लोकेटेड एट बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 का 6ठा संस्करण जारी किया है उसके विषय में आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहां पर पहला लिखा हुआ है कि तमिलनाडु रैंक्स फर्स्ट अमंग द बिग स्टेट्स, तो ध्यान रखिएगा ये गलत है। केरला को पहला रैंक दिया गया है। ठीक है, जो आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 का 6ठा एडिशन लॉन्च किया गया है उसमें केरला बिग स्टेट्स में नंबर 1 पे है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है तेलंगाना 2nd रैंक पे, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। तमिलनाडु आपका 2nd रैंक पे है और केरला 3rd प्लेस लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। तेलंगाना आपका 3rd प्लेस पे है। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव करेक्ट पूछा था, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई भी करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 136, किसने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर लगभग 1875 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि जो वित्त मंत्रालय ने 2021 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जो ईपीएफ फंड होता है उसमें जमा पर ब्याज दर कितना दिया है? तो ब्याज दर की मंजूरी हुई है 8.50% की। जो ईपीएफ में पैसा जमा होता है उस पर जो ब्याज मिलेगा वो 8.50 के रेट से मिलेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137, इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन नेम्ड समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान परियोजना नामक भारत का जो पहला मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहां पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है चेन्नई में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितेंद्र सिंह के द्वारा चेन्नई में भारत के जो पहले मैन्ड ओशन मिशन जिसका नाम समुद्रयान प्रोजेक्ट है उसका शुभारंभ चेन्नई से किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में जारी रोबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची के अनुसार गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इनकरेक्ट ऑप्शन एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड रोबो बैंक्स 2021 ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज लिस्ट। तो यहां पर लिखा है कि लैक्टालिस को प्रथम स्थान दिया गया है। तो लैक्टालिस एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ये पहले रैंक पे है जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद नेस्ले आपका 2nd रैंक पे है। नेस्ले कहां की है? ये आपकी स्विट्जरलैंड की, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और अमूल प्लेस्ड एट 18th पोजीशन 2021 में, तो ये गलत लिखा हुआ है, नहीं ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। अमूल आपका 18वें पोजीशन पे ही था 2021 में, 2020 में ये 17वें पे नहीं था, ये आपका 16वें पोजीशन पे था। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, इंडियन नावल शिप आईएनएस ताबर हैज पार्टिसिपेटेड इन मेरिन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द अल्जीरियन नेवी ऑफ द अल्जीरियन कोस्ट इन विच सी। तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस ताबर ने अल्जीरिया नौसेना के साथ अल्जीरियाई तट से दूर मेरिन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर मतलब आईआईटी रोपर एंड आईआईटी कानपुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के साथ मिल करके वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर का आप कह सकते हो कि निर्माण किया है, जिसका नाम है अनब्रीथ लाइफ। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन तीनों ने मिल करके दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर बनाया है, जिसको अनब्रीथ लाइफ के नाम से जिसका नामकरण किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 141, इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया बैग्ड द सिल्वर मेडल, ध्यान रखिएगा,
सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया को मिला था मेंस 57 फ्री स्टाइल कैटेगरी में। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ 1023 फास्ट ट्रैक, ध्यान रखिएगा 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स इंक्लूडिंग 389 एक्सक्लूसिव पॉस्को कोर्ट्स फॉर अनदर 2 ईयर। ठीक है, तो 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की बात की गई यहाँ पर, तो इसलिए 141 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142, एट विच पास इन द लद्दाख हैज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड हाईएस्ट रोड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 19,300 फीट। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका उमलिंगला पास है। ठीक है, उमलिंगला पास, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 143, इंडियन नेवल शिप INS खंजर, ए ऑप्शन होगा इसका, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवल शिप टू कॉल एट द हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ उड़ीसा। हाल ही में भारत के नौसेना का जहाज INS खंजर उड़ीसा के तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 144, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में TDC B16 IBM 360 ये आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, तो पहला गलत है, ये आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका लिखा हुआ है IBM 701, ये आपका हम कह सकते हैं थर्ड, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका IBM 7094 या IBM 620 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में लिखा हुआ है ये वाला, ये आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आएगा, ध्यान रखिएगा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है IBM 4341 और स्टार 1000, ये दोनों आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। तो इस तरह से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पहला वाला हो जाएगा और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आपका तीसरा वाला हो जाएगा और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपका दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 145, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो CTRL+Z ये अंडू करने के लिए होता है और CTRL+K आपका हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए होता है। CTRL+Y जो लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, ये आपका रिडू द लास्ट एक्शन और रिपीट एन एक्शन, रिडू करने के लिए CTRL+Y होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है CTRL+W, ये किसी विंडो एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज, सॉरी एलन ट्यूरिंग को बुलाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलन ट्यूरिंग। अगला है इसी में कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर, तो पहला प्रोग्रामर आपका एडा लवलेस को बुलाया था, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी चार्ल्स बेबेज को ध्यान रखिएगा फादर ऑफ कंप्यूटर केवल बुलाया था है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर नहीं बुलाया है। और जॉन वॉन न्यूमैन जो है इनको बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बुलाया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 147, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। कीबोर्ड का जो फाउंडर है वो कौन था? क्रिस्टोफर लाथम। ठीक है, क्रिस्टोफर लाथम जो थे कीबोर्ड के फाउंडर थे, जो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है। लाइनक्स जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, तो उसके फाउंडर कौन थे? लाइनक्स के फाउंडर थे आपके, आप कह सकते हैं लाइनस टोरवाल्ड्स। उसके बाद यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है माउस का जो फाउंडर है वो डगलस एंजलबर्ट था, जो कि बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कीबोर्ड का जो फाउंडर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रिस्टोफर लाथम। लाइनक्स के फाउंडर का नाम है लाइनस टोरवाल्ड। माउस का जो फाउंडर है उसका नाम है डगलस एंजलबर्ट, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द लो लेवल लैंग्वेज, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से संबंधित कौन नहीं है? उच्च स्तरीय भाषा संबंधित, तो कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल और जावा। ध्यान रखिएगा, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल और जावा ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो असेंबली ये आपका लो लेवल लैंग्वेज है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट्स इन फाइनेंशियल 2019-20 the contribution of secondary sector has how much percentage more than the contribution of tertiary sector। मतलब 2019-20 वित्तीय वर्ष में जो अनुमानों के अनुसार द्वितीय क्षेत्र का योगदान तृतीय क्षेत्र के योगदान से कितने प्रतिशत ज्यादा रहा है? तो जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, उसका योगदान रहा है 10.20%। जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान रहा है 48.64%, और जो टर्सरी सेक्टर है उसका योगदान रहा है 41.16%। तो इन दोनों को आप घटा दो, ठीक है, तो
जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका योगदान है आपका 48.64 और जो टर्सरी सेक्टर है इसका योगदान है 41.16। इनको आप घटा दो तो आपको मिल जाएगा 7%। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज का आखिरी सवाल है, हाउ मच इज पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एस्टिमेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो पर कैपिटा इनकम कितना है वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? तो वो आपकी है 2,02,895। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।